गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम अपना वही चैप्टर शुरू कर रहे हैं जहाँ से हमने पहले छोड़ा था। तो हम अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कर रहे थे, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें एक अलग विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हमने कल कर ली थी। इसके अतिरिक्त मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भी विशेषताएं हमने देख ली थी। और अब फ्यूचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज ए प्लान डेवलपिंग इकोनॉमी की भारतीय अर्थव्यवस्था की एक योजनात्मक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में विशेषताएं, उनको हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये यहाँ तक अध्ययन कर लिया था, इसकी 8 पॉइंट हमने कर लिए थे। अब आगे इससे करेंगे। इसका जो अगला विशेषता है वो है निर्यात संवर्धन, विविधीकरण व आयात प्रतिस्थापन। निर्यात संवर्धन, निर्यात संवर्धन, विविधीकरण तथा आयात प्रतिस्थापन। इसमें हम क्या देखेंगे? निर्यात संवर्धन, विविधीकरण तथा आयात प्रतिस्थापन। योजना काल की अवधि में क्या है, निर्यातों में वृद्धि हुई है। और इसके अतिरिक्त निर्यात की जो मदें थी, पहले बहुत कम वस्तुओं का हम या कम प्रकार की वस्तुओं का निर्यात करते थे, उनमें भी विविधता आई है। यानी कि हमारा देश जो हमारी अर्थव्यवस्था जो वस्तुएं निर्यात करती थी, उन वस्तुओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। अब अपना देश केवल प्राथमिक उत्पादों का ही निर्यात नहीं करता, अपितु उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों, इंजीनियरिंग उत्पादों, आभूषणों तथा सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात करता है। और इस योजनाओं के कारण आयात प्रतिस्थापन भी आर्थिक योजनाओं के कारण संभव हो चुका है। यानी कि जिन वस्तुओं का हम विदेशों से आयात करते थे, उन वस्तुओं को हमने अपने देश में ही बनाना शुरू कर दिया। इसे हम आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। और वो किन किन चीज़ों में हुआ है? लोहा, इस्पात, मशीनरी, रासायनिक खाद तथा उच्च क्वालिटी के बीज, इन चीज़ों का हम पहले बहुत अधिक आयात करते थे, परंतु योजनाओं के कारण इन वस्तुओं का उत्पादन अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था में ही होने लगा है। तो इससे क्या है, हमारी आयातों पर निर्भरता कम हुई है। और आयात यदि हमारे कम होते हैं, निर्यात बढ़ते हैं, तो इससे भुगतान संतुलन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो भुगतान संतुलन में भी सुधार हुआ है। नेक्स्ट इसमें है विज्ञान व तकनीक का विकास। विज्ञान व तकनीक का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। योजना काल में क्या है, विज्ञान व तकनीक में बहुत विकास हुआ है। सूचना तकनीक के क्षेत्र में तो बहुत उन्नति हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अब जो भारत है वो विदेशों में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, उससे संबंधित मानवीय शक्ति उपलब्ध करवा रहा है। और इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित जो सर्विसेज है उसमें
अपने देश भारत का हिस्सा है वो कुल वैश्विक बाजार का 50% से भी अधिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो इस तरह से विज्ञान व तकनीक का विकास हुआ है यहाँ। इस कारण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर जैसी सेवाओं में हमारी जो सेवाएं हैं वो उसका हम निर्यात करते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का जो वैश्विक योगदान है विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को वो 50% से भी अधिक है। नेक्स्ट इसमें है संरचनात्मक व संस्थागत परिवर्तन। संरचनात्मक व संस्थागत परिवर्तन, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज। योजनाओं की अवधि में क्या है, भारत में संरचनात्मक व संस्थागत परिवर्तन आए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, कीमत समर्थन व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वित्तीय संस्थाओं का विकास आदि परिवर्तन हुए हैं। और योजनाओं की अवधि में जैसे 1991 में अपनी अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण किया गया अर्थव्यवस्था का, उन परिवर्तनों को हम संरचनात्मक तथा संस्थागत परिवर्तन कहते हैं। एक संरचनात्मक परिवर्तन और होता है, वो होता है अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय या माध्यमिक तथा तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित क्रियाएं आती हैं, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग तथा निर्माण से संबंधित, तृतीय क्षेत्र में सेवा से संबंधित। और जो भी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई हो या अलग विकसित हो उसका जो राष्ट्रीय आय में योगदान है वो सबसे अधिक प्राथमिक क्षेत्र का होता है। और विकसित अर्थव्यवस्थाओं की जो अर्थव्यवस्था है उनमें उनके तृतीय तथा द्वितीय सेवा क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में ज़्यादा योगदान होता है। तो इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे कम हो रहा है और द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। तो एक ये संरचनात्मक परिवर्तन आया है। नेक्स्ट इसमें है चक्रीय उतार चढ़ाव न होना। क्या है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन ना किया जाए, अर्थव्यवस्था को अपने आप कीमत संयंत्र के द्वारा चलने दिया जाए तो उस अर्थव्यवस्था में तेजी, मंदी, इस तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था है वो आर्थिक नियोजन के कारण संचालित होती है। इसमें एक योजना अधिकारी योजना का निर्माण करता है, निर्धारण करता है, तो वह देश के सभी प्राकृतिक, मानवीय तथा भौतिक साधनों का कुशलता से तथा दक्षता से इस तरह से समन्वित करता है कि देश की आर्थिक विकास की दर है वो ज़्यादा रहे, साधनों का अपव्यय ना हो तथा उत्पादन देश की आवश्यकताओं के अनुसार ही हो। नेक्स्ट इसमें है संतुलित आर्थिक विकास। संतुलित आर्थिक विकास, आर्थिक नियोजन के अंतर्गत क्या है, योजना अधिकारी आर्थिक विकास में सभी क्षेत्रों को संतुलित रूप से चलाने का प्रयास करता है कि सभी क्षेत्रों का समान रूप से आर्थिक विकास हो। कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, आधारित संरचना क्षेत्र का, व्यापार का, वाणिज्य का, इन सभी क्षेत्रों का संतुलित रूप से विकास हो। और उसका एक और उद्देश्य होता है कि अपने देश के सभी प्रदेश व क्षेत्र संतुलित रूप से विकास करे। नेक्स्ट इसमें है आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन।
आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन। नियोजित अर्थव्यवस्था में क्या है कि जो एक योजना अधिकारी होता है वो आर्थिक नियोजन करता है और इस तरह से अर्थव्यवस्था में जिन वस्तुओं तथा सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हीं के अनुसार वो योजना अधिकारी योजना का निर्माण करता है तथा उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और वह देश के प्राकृतिक, मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का कुशलता से तथा दक्षता से समन्वय करता है ताकि जिससे ना तो साधनों का अपव्यय हो और उत्पादन है वो जिस वस्तु की देश में आवश्यकता है उसी के अनुसार हो। नेक्स्ट आपका लास्ट है इसमें प्राकृतिक साधनों का उचित प्रयोग व संरक्षण। प्राकृतिक साधनों का उचित प्रयोग व संरक्षण आपको दिखाई नहीं दिया, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ थोड़ा सा। उचित प्रयोग व संरक्षण। प्राकृतिक साधनों का उचित प्रयोग व संरक्षण। इसमें इस पॉइंट में क्या है कि आर्थिक नियोजन में एक योजना अधिकारी या एक संस्था है वो योजना का निर्माण करती है और वो योजना का निर्माण करते समय देश के प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उचित उपयोग सुनिश्चित करती है ताकि वो इस पीढ़ी की तो आवश्यकताओं को पूरी करे ही करे परंतु भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी हानि ना पहुंचाए। तो सरकार का यह उद्देश्य होता है कि इन प्राकृतिक संसाधनों में अपव्यय ना हो और संसाधन जैसे कोयला, तेल जैसे खनिज पदार्थों का उत्पादन व प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इन संसाधनों का अत्यधिक शोषण ना किया जाए, इनका उत्पादन इसी तरह से किया जाए ताकि ये भावी पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध हो सके। तो योजना बनाते समय या योजना काल में क्या है, ये अर्थव्यवस्था की विशेषताएं थी भारतीय अर्थव्यवस्था की और इस तरह से उसने योजना काल में अपनी विकास की गति है वो योजनाओं के निर्माण के साथ शुरू की तथा योजनाओं के आगे बढ़ने के साथ साथ उसमें प्रगति हुई। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इन पंचवर्षीय योजनाओं ने अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को गति प्रदान की है। नेक्स्ट जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रकृति, ड्यूअलिस्टिक नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ड्यूअलिस्टिक नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ड्यूअलिस्टिक नेचर हैं इंडियन इकोनॉमी के, वो देखेंगे। तो इसमें क्या है, जो दोहरापन पाया जाता है, दोहरी प्रकृति से क्या तात्पर्य है कि दो विभिन्न तरह की आर्थिक दशाएं, तकनीकी स्तर तथा सामाजिक वर्गों का अर्थव्यवस्था में पाया जाना है। दो तरह के
आर्थिक दशाएं, दो तरह की तकनीकें, दो तरह के सामाजिक वर्ग। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न दोहरापन है। वो पहला है इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म, आर्थिक दोहरापन। आर्थिक दोहरापन, इसमें क्या लेंगे हम? भारत में दो तरह के आर्थिक वर्ग पाए जाते हैं। एक धनी वर्ग, जो बहुत अधिक धनी है, उन लोगों की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, उनका जीवन स्तर है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है। और दूसरा वर्ग है वो निर्धन वर्ग। इस वर्ग के लोग हैं वो केवल और केवल जीवित रह सके उतना ही कमा पाते हैं, इनकी आय बहुत ही कम है, इस कारण उनका जीवन स्तर बहुत नीचा है। और इसमें छोटे किसान, छोटी व्यावसायिक इकाइयां तथा ग्रामीण उद्योग में शामिल है वो लोग आते हैं। और दूसरा वर्ग है धनी वर्ग, उसमें बड़ी व्यावसायिक इकाइयां तथा आधुनिक उद्यम आते हैं। दूसरा है दोहरापन है वो है तकनीकी दोहरापन। तकनीकी दोहरापन, टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म। अर्थव्यवस्था में एक वर्ग है, उसके उत्पादन की तकनीक, जो निर्धन वर्ग है या कमजोर वर्ग है उसके उत्पादन की तकनीक है वो पुरानी तथा पिछड़ी हुई है। और इस कारण पिछड़ी हुई तथा पुरानी तकनीक के कारण इस वर्ग की उत्पादकता है वो बहुत कम है। और इस वर्ग में जो कार्यरत व्यक्ति हैं वो इस कारण उत्पादकता कम होने के कारण पिछड़े हैं। और वो क्योंकि उत्पादन की पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो रूढ़िवादी हैं। और अर्थव्यवस्था का जो दूसरा वर्ग है वो उत्पादन के आधुनिक तकनीकों, नई खोजों का इस्तेमाल करता है तथा आधुनिक तकनीकें उनका विदेशों से भी आयात करता है, जो ऊंचा व्यावसायिक वर्ग है वो वर्ग। तीसरा इसमें है सामाजिक दोहरापन। सामाजिक दोहरापन, इसमें क्या है? भारतीय समाज का एक वर्ग है वो परंपरागत, रूढ़िवादी, अंधविश्वासी तथा पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है। इस वर्ग के लोग गतिहीन है, यानी कि वो अर्थव्यवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते कार्य करने के लिए। और जो दूसरा वर्ग है वो आधुनिक, महत्वाकांक्षी, उद्यमी, शिक्षित तथा आशावादी है, पढ़ा लिखा है। इस वर्ग के लोग हैं वो जाति प्रथा, अंधविश्वास व जो इस तरह की प्रथाएं हैं उनको नहीं मानते। तो इस तरह से ये तीन प्रकार का दोहरापन पाया जाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रकृति इसमें उजागर होती है। लास्ट इसमें आपका पॉइंट है चैप्टर में, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक ढांचा, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें तीन मुख्य आर्थिक क्षेत्र हैं। कौन कौन से? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो पहला प्राथमिक क्षेत्र, या प्राइमरी सेक्टर, दूसरा माध्यमिक या द्वितीय सेक्टर, और तीसरा तृतीय या सेवा क्षेत्र भी इसे हम कहते हैं। तो ये तीन क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था को डिवाइड कर सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? कृषि, पशुपालन व प्राकृतिक खनिज संसाधन हैं, उनसे संबंधित जो उत्पादन क्रियाएं हैं वो आती हैं। और माध्यमिक या सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत उद्योगों से संबंधित इसमें उद्योग, निर्माण क्षेत्र तथा ऊर्जा क्षेत्र
और टर्सरी सेक्टर है तृतीय सेक्टर, उसमें सेवा क्षेत्र से संबंधित जो सेवाएं आएंगी वो हैं बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, सूचना तकनीकी, भंडारण, व्यापार। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भंडारण और व्यापार। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ये तीन क्षेत्र पाए जाते हैं। ये तीनों क्षेत्र सभी अर्थव्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो संरचनात्मक ढांचा है ये भारतीय अर्थव्यवस्था का। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो विकसित देश हैं उनकी जो राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का या तृतीय क्षेत्र, इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इनका जो विकसित देशों की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान है वो 65% के लगभग होता है। और जो औद्योगिक या माध्यमिक क्षेत्र है उसका योगदान 30% के लगभग होता है। और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना बचा? केवल और केवल 5% ही योगदान होता है विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में। और भारतीय अर्थव्यवस्था का देखें तो 1950-51 में जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में लगभग 1950-51 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में था वो 61% था। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बहुत ज़्यादा था। और प्राथमिक क्षेत्र पर इतनी अधिक निर्भरता उस अर्थव्यवस्था की अलग विकसितता की ओर संकेत करती है। परंतु अब क्या है, भारत में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है राष्ट्रीय आय में वो कम हो रहा है तथा द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। और 2016-17 के जो आंकड़े हैं वो देखो, राष्ट्रीय आय में 2016-17 में जो प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान है वो देखो किस तरह से है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वो 15.3% है और द्वितीय क्षेत्र का योगदान है वो 31.5% या 31.5% है। और तृतीय या सेवा क्षेत्र का योगदान है वो 53.2% है। और जैसा कि अभी हमने कहा कि विकसित देशों में या विकसित अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान इतना होता है और माध्यमिक या औद्योगिक क्षेत्र का योगदान इतना होता है, तो माध्यमिक या द्वितीय क्षेत्र का योगदान है वो हमारा लगभग इसके इक्वल आ गया है। और अभी क्या है कि कृषि क्षेत्र का योगदान या प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वो अभी यदि उसमें 10% की और कमी आ जाती है तो वो 5% हो जाएगा और ये 10% बढ़ने पे 65% हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हो रहा है, द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ना अर्थव्यवस्था के विकसित होने का संकेत करता है, एक सकारात्मक परिवर्तन है अपनी अर्थव्यवस्था के लिए। और अब इस समय हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि का अधिक श्रेय इस विकसित सेवा क्षेत्र को ही जाता है, इस तृतीय क्षेत्र को। तो हमारी अर्थव्यवस्था के अब विकास का श्रेय तृतीय क्षेत्र को जाता है, क्योंकि इसका राष्ट्रीय आय में प्रतिशत भी बढ़ रहा है और इस क्षेत्र सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर भी ऊंची रहती है। तो इसी के साथ ये जो आपका थर्ड चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और इस लेसन में आपको जो मेन जो
आंकड़े हैं वो डाटा वो याद रखने हैं और इनके जो पॉइंट्स वाइज आपको इस लेसन को दोबारा स्टडी करना है, रिपीट करना है और जो डाटा है उनको याद रखना है। थैंक यू।